In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप भी आप कह सकते हैं, और ये हम विदाउट एडजस्टमेंट अभी सीखने जा रहे हैं। इसकी बेसिक्स हम सीख चुके हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हवाले से। आज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और कैसे तैयार किया जाता है। हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सीख चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या चीज़ें मेनली आती हैं, जो हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कितनी किस्म की चीज़ें जो है ना वो दर्ज की जाती हैं। तो इसके अंदर टोटल 5 चीज़ें दर्ज होती हैं। कितनी चीज़ें दर्ज होती हैं? 5। और वो 5 चीज़ें कहाँ कहाँ दर्ज होती हैं? 3 डेबिट साइड पे दर्ज होती हैं और 2 क्रेडिट साइड पे दर्ज होती हैं। तो चलिए चलते हैं इसके फॉर्मेट के हवाले से और वो 5 चीज़ें कौन सी हैं वो डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो ये इसका एक जर्नल सा फॉर्मेट बनेगा। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। यहाँ पर्टिकुलर, इधर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड पर 3 चीज़ें दर्ज होती हैं। वो कौन सी 3 चीज़ें? नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जो है, यानी जितना पिछले साल बच गया था स्टॉक हमारा, वो हम लोग यहाँ ले आएंगे। ओपनिंग स्टॉक को इधर दर्ज करेंगे डेबिट साइड पर। फिर हम लोग यहाँ पर नेट परचेजेस लेते होते हैं। नेट परचेजेस कैसे कैलकुलेट की जाती हैं? नेट परचेजेस दर्ज की जाएंगी। नेट परचेजेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग परचेजेस लिख के इनवर्ड कॉलम में लिखते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं परचेज रिटर्न को। जितनी हमने चीज़ें वापस कर दी वो इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं और बाकी यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या बन जाती है? नेट परचेजेस। ज़रूरी नहीं होता कि हमने जितनी चीज़ें ख़रीदी हैं वो सारी की सारी यूज़ की हों। ऐसा हो भी सकता है कि हमने कोई चीज़ वापस ना की हो, लेकिन नॉर्मली आमतौर बिज़नेस में ये चलता रहता है कि अगर कोई चीज़ हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं निकली या उसमें कोई किसी किस्म का मसला था तो हम वो चीज़ें वापस कर देते होते हैं अपने सप्लायर को। परचेज़ रिटर्न बाद औक़ात आपको बुक के अंदर रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी मिलेगी। इससे आपने परेशान नहीं होना। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? बाहर की जानिब, और रिटर्न का मतलब वापस। जब चीज़ें हमने ख़रीदी थी तो वो इनवर्ड हुई थी, अब हम उन्हें रिटर्न कर रहे हैं तो ये आउटवर्ड हो गई हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड एक्चुअली परचेज रिटर्न ही होती हैं। तो इस नाम से भी ये आ सकती हैं, इससे परेशान नहीं होना। एक इसमें ओपनिंग स्टॉक आ गया, दूसरा इसमें नेट परचेजेस और तीसरा इस साइड पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर बताया है कि वो तमाम अखराजात जिनका ताल्लुक या तो मैन्युफैक्चरिंग से होगा, फैक्ट्री से होगा, या फिर उनका ताल्लुक परचेजेस से होगा। चीज़ें परचेज़ करके लाने पे जो खर्चा होगा वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और जो चीज़ें बनाने पे हमारा खर्चा आएगा वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़ यहाँ पर आती है नेट सेल्स। ये आपने नंबरिंग नहीं करनी, ये मैं आपके लिए नंबरिंग कर रहा हूँ। नेट सेल्स उसी तरीके से जैसे नेट परचेजेस निकाली हैं, नेट सेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग सेल्स लिखेंगे और इनर कॉलम में, और यहाँ से सेल्स रिटर्न जो है वो माइनस कर देंगे। तो बाकी जो है ये हमारी नेट सेल्स आ जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि बाद औक़ात जो परचेज रिटर्न है, जो क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड के नाम से दिया गया होगा, रिटर्न हम आउटवर्ड कर रहे हैं, बाहर की जानिब। तो जब सेल रिटर्न होती है तो लोग कस्टमर हमें वापस करके जाते हैं, तो बुक के अंदर ये बाद औक़ात आपको रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी नज़र आएंगी। तो इससे परेशान नहीं होना। इनवर्ड का मतलब होता है अंदर की तरफ आना। चीज़ें हमने बेची थी तो बाहर की तरफ गई थी, अब इन रिटर्न होके वापस आ रही हैं तो ये रिटर्न इनवर्ड कहलाएंगी। और 5वीं चीज़ इसमें क्लोजिंग स्टॉक होती है, ये इधर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इसका टोटल करते हैं। अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी हो, डेबिट साइड कम हो, तो जो यहाँ पर बैलेंस आता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट।
और अगर इसके बरक्स ये साइड बड़ी हो और ये साइड कम हो, तो अगर इस साइड पर बैलेंस आएगा तो वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस लॉस कहलाएगा। ये ग्रॉस लॉस कहलाएगा अगर इधर बैलेंस आया तो। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू नहीं ट्रीट हुआ। बाकी ये आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी को यहीं पे बता देता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। अब इसके अंदर थोड़ी सी और मज़ीद क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो आप देखें कि इस हिस्से को, नेट सेल्स को अगर निकाल दिया जाए और सिर्फ इस हिस्से को लिया जाए, ये वाला हिस्सा जिसमें क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अगर इनको लिया जाए तो ये जो ऑन द होल ये वाली चीज़ है, ये सारी मिलकर क्या कहलाती होती है? इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहते होते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कुछ लोग इसको CGS भी कहते हैं और कुछ लोग COGS भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिर अगर हम फार्मूला बनाएं तो इसका मतलब क्या बन रहा है? ये तीन चीज़ें जमा हो रही हैं और ये चीज़ माइनस हो रही है। ये देखिए ना, जो एक साइड पे चीज़ें होंगी वो आपस में जमा हो जाएंगी और जो दूसरी साइड वाली है वो माइनस हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगी। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनानी है तो हम क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कुछ फार्मूलाज यहाँ पर बन रहे हैं, ये भी आपके इस चैप्टर के अंदर काम आने हैं। तो यहीं पर हम लोग ये सीखना शुरू कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो अभी हमने ये बनाई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बराबर होती है, उसी तरतीब से हम लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इधर वाला क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारी क्या बन जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाती है। अब हमने अगर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना हो, ग्रॉस प्रॉफिट मिसाल के तौर पर हम लोग कह लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? इस सेल्स में से ये सारे माइनस कर देंगे, यानी हम कहेंगे नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब इससे तीन मजीद फार्मूलाज बन सकते हैं। एक तो ये बताते खुद लिखा हुआ है, अगर मुझे यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करनी हो तो कैसे करेंगे? ये माइनस वाली इधर आ जाएगी, ये प्लस की बन जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये प्लस ग्रॉस प्रॉफिट उधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी नेट सेल्स माइनस अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट कर दें तो ये क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है। अगर हमें यहाँ से नेट सेल्स लेनी हो तो वो कैसे बनेगी? ये माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अगर मुझे नेट सेल्स फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड होंगी? ये दो वैल्यूज़ दी गई हों तो हम क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट और ये माइनस की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर आके प्लस की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगी। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो यूज़ हो सकते हैं और आपके क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नईम एंड सन्स एज ऑन 31/12/2005 प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31/2005। इसमें पर्टिकुलर बताए गए, ओपनिंग स्टॉक बताया गया, परचेजेस बताई गई है, रिटर्न इनवर्ड बताई गई। रिटर्न इनवर्ड कौन सी होती है? सेल्स रिटर्न। कैरिज इनवर्ड बताया गया। कैरिज इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब क्या है कि कोई चीज़ अंदर आ रही थी, उस पर कैरिज पे किया। अंदर कब चीज़ें आ रही होती हैं? जब हम गुड्स परचेज करके लेकर आते हैं तो उस पर जो हमें किराया देना पड़ा, दैट इज द कैरिज इनवर्ड। ये परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। सैलरीज हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती हैं जो हम लोग अपने इनडायरेक्ट लेबर को पे करते होते हैं। कैरिज आउटवर्ड, जो सामान बाहर जा रहा था उस पर जो कैरिज पे किया, ये बाहर कब सामान जाता है? जब सेल्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हालांकि हमने किसी गोदाम वगैरह का किराया दिया, इसका ताल्लुक ना तो मैन्युफैक्चरिंग के से है ना ही परचेजेज से। डिस्काउंट अलाउड का भी ताल्लुक परचेजेज और मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है। डेटर्स नहीं और एसेट होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, ड्राइंग्स एंड क्रेडिटर लाइबिलिटीज होती हैं। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को कहते होते हैं। सेल्स हैं और कैपिटल है। क्लोजिंग स्टॉक बताया गया कि 1,26,000। तो ये चीज़ें हमें दी गई हैं, हमने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया। अब हम लोग इसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसिमेन हमारे पास ये बना हुआ है।
इसमें जो चीज़ें अंडरस्टूड हैं वो तो हम ऐसे ही लिख देंगे ना। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद हमने नेट परचेजेस लेनी है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, परचेजेस, इसमें से माइनस हम करेंगे जितनी रिटर्न आउटवर्ड हमने की वापस कर दी, ये हमारी नेट परचेजेस बन जाएंगी। फिर इसके बाद हमने नेट सेल्स लेनी है। ये कैसे कैलकुलेट होगी, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल्स दी गई हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे जितनी रिटर्न इनवर्ड वापस आ गई है, सेल्स रिटर्न होगी वो माइनस कर देंगे, और फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंसिव जो है वो इसके बाद हम लिख लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया गया 64,000 आ जाएगा। इसके बाद परचेजेस दी गई हैं 4,60,000 की, 4,60,000 आ जाएगी। इसके बाद इसमें जो रिटर्न आउटवर्ड है वो हमारे पास गिवन है 36,000, यहाँ 36,000 इसमें से लेस हो जाएगी। तो 4,60,000 में से 36,000 निकल जाए तो पीछे क्या रह जाएगा, 4,24,000। ठीक है जी, 24 और 6 30 और 30 60। अच्छा, अब इसके बाद सेल्स जो हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर, वो सेल्स है हमारी 7,40,000 की, और जो रिटर्न इनवर्ड दी गई थी वो 50,000 की। तो 740 में से 50 चले जाएंगे तो 690 रह जाएंगे हमारे पास सेल्स। और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 1,26,000। ठीक है जी। आप ये चीज़ें तो अंडरस्टूड है, ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल कहाँ आपको पेश आनी है, मुश्किल आपको पेश आनी है डायरेक्ट एक्सपेंस। आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा खर्चा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। इसके लिए आपने सिर्फ वो पैमाना यूज़ करना है कि क्या किसी भी एक्सपेंस का ताल्लुक परचेज या मैन्युफैक्चरिंग से तो वो डायरेक्ट है, अगर परचेज या मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है तो वो इनडायरेक्ट है। अब जैसे पहला खर्चा कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड कोई चीज़ आ रही थी यानी गुड्स सामान आ रहा था, उसका कैरेज हुआ। ये परचेज जब हो रही होती है तो ये कुछ का कैरेज पे किया गया, तो ये आएगा कैरेज इनवर्ड, इसका ताल्लुक परचेज से था, इसकी अमाउंट है 16,000। इसके बाद है कैरेज आउटवर्ड, कोई सामान जा, सैलरीज है, सॉरी सैलरीज है, सैलरीज भी हम पे करते होते हैं। देखें दो किस्म की होती हैं तनख्वाहें, वेजेस और सैलरीज। वेजेस होती हैं जो उन लोगों को पे की जाती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, और सैलरीज उनको दी जाती है जो हमारे इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं जो सुपरवाइज कर रहे होते हैं, इनका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से नहीं होता। कैरेज आउटवर्ड, कोई सामान बाहर जा रहा था, ये डेफिनेटली सेल्स होती हैं तब सामान बाहर जाता है, तो ये हमारे इनडायरेक्ट है। रेंट भी इनडायरेक्ट है, ये ना तो ताल्लुक इसका परचेज से है ना ही मैन्युफैक्चरिंग से। डिस्काउंट अलाउड का भी इन दोनों से ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं है, ये दो ही एक्सपेंस, सॉरी एक ही एक्सपेंस था वो हमने लिख लिया। अब ये 5 चीज़ें पूरी हो गई हैं, ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, नेट परचेजेस भी आ गए, डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ गया, नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया। अब हमने इसका टोटल करना है। अगर इसका टोटल करें 1,26,000 और 6,90,000 का, तो ये कितना आ रहा है, 6, 9 और 2 11, 7 और 1 8, ये बन गया 8,16,000। इधर भी करते हैं, ये 8,16,000। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से हम लोग ये 16,000, 8,16,000, 16,000 गया तो 8 लाख रह गया। 8 लाख में से 64,000 और 4,24,000 माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो टोटल बनेंगे वो बनते हैं 3,12,000 का। तो ये बन गया 3,12,000। ये क्या कराएगा, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, सीखेंगे वो कैसे बनाया जाता है, और फिर हम लोग इनको कंबाइंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस